मैं रीता हूँ, भेष बदलकर पुरुष मजदूरों के साथ काम करती थी। हर दिन बोरे के बोझ के साथ अपनी पहचान छुपाने का बोझ भी उठाना पड़ा। एक दिन रात के समय हल्की बारिश हो रही थी, उसी समय लाइट चली गई। तभी तेज रोशनी मेरी तरफ आई, मैं सहम गई। बारिश में गीले कपड़े बदन से सट गए थे। तभी सुपरवाइजर विक्रम शराब के नशे में टार्च जलाकर मेरी तरफ आया। मैं छुपने लगी। उसने मेरी शर्ट को खींचते हुए बोला, अबे तू छुप क्यों रहा? शर्ट खींचते ही मेरी पहचान दिख गई, और फिर जो हुआ। आखिर लड़की पहचान क्यों छिपाई थी? उस रात फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। रात के सन्नाटे में जब कैंची ने मेरे लंबे रेशमी बालों को पहली बार काटा, तो फर्श पर सिर्फ बाल नहीं गिरे थे। एक लड़की की मजबूरी, उसकी अस्मत पर उठती हवस भरी नजरें और 2 दिन की भूख भी कटकर बिखर रही थी। आईने में देखा तो सामने रीता नहीं, एक डरा हुआ लड़का खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन पेट में मरोड़ उठती भूख ने कांपते हाथों को मजबूती दे दी। मैंने खुद से कहा, अगर इस शहर में औरत बनकर जीऊंगी तो यह समाज मुझे कच्चा चबा जाएगा। अगर पेट पालना है और अपनी इज्जत बचानी है तो मुझे मर्द बनना ही होगा। शहर का नियम बड़ा क्रूर होता है। गांव होता तो शायद किसी पड़ोसी के घर से थोड़ा नमक, आटा या साग मांगकर 2 दिन की रोटी का इंतजाम हो जाता। गांव में गरीबी बांटी जा सकती है, लेकिन शहर में तो एक चुटकी नमक भी बिना सिक्कों के नहीं मिलता। और मेरे पास बेचने के लिए सिर्फ अपनी बेबसी बची थी। सब कुछ कितनी जल्दी बदल गया। अभी कल की ही तो बात लगती है, जब पापा शाम को थके हारे ऑफिस से आते थे। माँ उनके लिए चाय बनाती थी। पापा एक प्राइवेट कंपनी में मामूली क्लर्क थे। आमदनी सीमित थी, पर हम तीनों का हंसता खेलता परिवार था। फिर एक शाम आई, काली, खामोश और भारी, और सब कुछ बदल गया। जब एक अनियंत्रित ट्रक ने हमारे सारे सपनों को कुचल दिया। एक ही झटके में माँ और पापा दोनों चले गए। अंतिम संस्कार के बाद जब रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ छंटी, तो पीछे छूट गया एक खाली घर और मैं। पापा की जमा पूंजी नामात्र की थी, जो अस्पताल और अंतिम क्रियाक्रम में पानी की तरह बह गई। हफ्ते भर के भीतर बस में पड़ा आखिरी सिक्का भी खत्म हो गया। घर में बचा थोड़ा बहुत राशन भी खत्म हो चुका था। आज लगातार दूसरा दिन था जब घर का चूल्हा नहीं जला था। भूख क्या होती है, यह मुझे पहली बार समझ आ रहा था। आंतें एक दूसरे को काट रही थीं, सिर चक्कर खा रहा था। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि किसी दफ्तर में सम्मानजनक नौकरी मिल जाती। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं काम की तलाश में बाहर निकली। लेकिन बाजार में काम ढूंढने निकली एक अकेली लड़की का सामना रोटी से पहले हवस से होता है। जहां भी गई, मदद की आड़ में मुझे घूरते चेहरे मिले। एक दुकान वाले ने काम देने के नाम पर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो दूसरे ठेकेदार की आंखों में साफ लिखा था कि वह मुझे काम के बदले क्या देना चाहता है और मुझसे क्या चाहता है। अकेली लड़की हो, हमारे पास रुक जाओ, खाने पहनने की कोई कमी नहीं होगी। ठेकेदार की वह घिनौनी मुस्कान और उसकी गीली आंखें मेरे ज़हन में हथौड़े की तरह बज रही थीं। मैं भागकर अपने कमरे में आ गई और अंदर से कुंडी लगा ली। आंखों से आंसू सूख चुके थे। मुझे समझ आ गया था कि इस शहर में एक गरीब और बेबस लड़की का वजूद सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए है। तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगे पापा के पुराने ढीले ढाले कुर्ते और पैंट पर पड़ी, और कोने में रखी थी एक जंग लगी कैंची। अगली सुबह जब सूरज उग रहा था, तो बस्ती की गलियों से रीता नहीं निकल रही थी। पैंट शर्ट पहने,
सिर पर टोपी लगाए और भारी कदमों से चलती हुई एक नई पहचान सूरज फैक्ट्री एरिया की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन क्या लड़कों की तरह चलना और बोलना सीख लेना ही काफी था? जब फैक्ट्री के भारी भरकम काम के बीच और दर्जनों मर्दों की भीड़ में सूरज का पहला दिन शुरू हुआ, तो एक छोटी सी गलती उसकी पूरी सच्चाई फाड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। कमरे की धुंधली रोशनी में जब आखिरी बाल फर्श पर गिरा, तो लगा जैसे रीता नाम की लड़की की सांसें भी वहीं थम गईं। कांपते हाथों से मैंने पापा की अलमारी खोली। वहां लटके उनके पुराने ढीले ढाले कुर्ते और पैंट मुझे किसी ढाल की तरह दिखे। कपड़ों में अब भी पापा के पसीने और उस पुराने साबुन की जानी पहचानी खुशबू बाकी थी। पसीने से लथपथ होकर मैंने वो ढीली पैंट पहनी और कमर पर एक पुरानी चमड़े की बेल्ट को जितना हो सकता था कसकर बांध लिया। रीता के वजूद को छुपाने के लिए छाती पर सूती दुपट्टे को कसकर लपेटा। दर्द इतना था कि सांस लेना दूभर हो रहा था, लेकिन ये दर्द बाहर की दुनिया के दिए जख्मों से 1000 गुना बेहतर था। पापा की शर्ट इतनी ढीली थी कि उसमें मेरी दुबली पतली काया आसानी से छुप गई। टेबल पर रखी एक पुरानी काली टोपी उठाए और कटे फटे बालों को समेटते हुए सिर पर कस ली। जब मैंने पहली बार आईने के सामने कदम बढ़ाया, तो अपनी ही परछाई देखकर एक पल को ठिठक गई। सामने रीता नहीं, एक छरहरा सहमा हुआ लड़का खड़ा था। आंखों में आंसू उमड़ आए, पर मैंने तुरंत गालों पर हाथ फेरकर उन्हें पोंछ डाला। अब रोना बंद कर रीता, मैंने आईने में दिख रहे उस लड़के की आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा। लेकिन मेरी आवाज में वही पुरानी नजाकत थी। मैंने तुरंत अपना गला खनखारने की कोशिश की। अपनी आवाज को थोड़ा भारी और कड़क बनाते हुए दोबारा बोला, नहीं, अब से तू रीता नहीं है। तेरा नाम सूरज है। नाम चुनते ही कलेजे में अजीब सी तसल्ली उतरी। सूरज जो खुद जलता है, पर अंधेरे से लड़ता है। मैंने आईने के सामने खड़े होकर चाल बदलने की कोशिश की। मटकते कदमों को छोड़कर पैरों को थोड़ा फैलाकर चलना शुरू किया। कंधों को ढीला छोड़ा और हाथों को जेब में डालकर चलने का अभ्यास करने लगी। बार बार खुद से कड़क आवाज में बात करती, ताकि जुबान पर लड़के की चाल और ढाल चढ़ जाए। अगली सुबह जब पेट की भूख ने आंतों में आखिरी चुभन दी, तो सूरज भारी कदमों से गली से बाहर निकला। फैक्ट्री एरिया में लोहे के टकराने की चीखें और धुएं का गुबार आसमान में फैला था। दूर दूर तक सिर्फ मजदूर, ठेकेदार और गाड़ियां नजर आ रही थीं। हर तरफ मर्दों का हुजूम था। मेरा दिल सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ गिरेगा। एक छोटी प्लास्टिक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री के बाहर मजदूरों की जरूरत है का बोर्ड टंगा था। मैंने हिम्मत जुटाई, टोपी को थोड़ा और नीचा खींचा और दफ्तर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। ए लड़के, कहाँ घुसा चला आ रहा है? सुपरवाइजर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी बाजुओं पर बने टैटू और सख्त चेहरा देखकर मेरे पैर कांपने लगे। मैंने अपनी घबराहट को दबाया, अपना गला थोड़ा कड़ा किया और भारी आवाज में बोलने की कोशिश की, साहब, काम चाहिए, कुछ भी कर लूंगा। नाम क्या है तेरा? और इतना दुबला पतला क्यों है? वजन उठा लेगा? उसने शक भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। सूरज नाम है साहब, मैंने नजरें झुकाए बिना अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए कहा। काम की भूख है, शरीर से दुबला हूं पर हिम्मत से कमजोर नहीं। आप बस एक बार काम देकर देखो। सुपरवाइजर ने कुछ देर मुझे घूर कर देखा, फिर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोला, ठीक है, 12 घंटे की शिफ्ट होगी, बोरे ढोने होंगे और मशीन पर माल चढ़ाना होगा। 300 रुपये रोज मिलेंगे। मंजूर है तो अंदर आ, वरना रास्ता नाप। मंजूर है साहब, मेरे मुंह से निकला।
अंदर कदम रखते ही भारी मशीनों का शोर और पसीने की बदबू ने मेरा स्वागत किया। दर्जनों मजदूर नंगे बदन, सिर्फ बनियान में पसीना बहा रहे थे। किसी के शरीर पर कसी हुई मांसपेशियां थीं, तो किसी की आंखों में थकान। पुरुषों के उस बियाबान में सूरज ने अपना पहला कदम रखा था। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। भारी भरकम बोरे उठाने का शारीरिक दर्द तो एक तरफ था, पर उस भीड़ में हर पल अपनी आवाज, अपनी सांसों और अपनी चाल पर काबू रखना किसी जलते हुए अंगारे पर चलने जैसा था। लोहे और तपते प्लास्टिक के 50 किलो के बोरों को जब पहली बार रीता यानी सूरज ने अपनी पीठ पर उठाया, तो ऐसा लगा जैसे रीढ़ की हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पैर थर थराए, घुटने जमीन की तरफ झुके, लेकिन आंखों के सामने 2 दिन से जलने को तरसता हुआ वो ठंडा चूल्हा आ गया। दांत भींचकर, पूरे शरीर का जोर लगाकर सूरज खड़ा हुआ और पहला कदम बढ़ा दिया। शाम को जब 300 रुपये का पहला नोट हाथ में आया, तो उस ढीली कमीज के नीचे रीता का दिल बिलख बिलख कर रोना चाहता था, पर चेहरे पर सूरज की थकी हुई मगर जिद्दी मुस्कान थी। घर लौटते ही आधा किलो आटा और थोड़ा सा नमक खरीदा। 2 दिनों बाद जब चूल्हा जला और गरम रोटी का पहला निवाला मुंह में गया, तो पसीने से भीगे उस जिस्म को पहली बार पेट भरने का वो सुकून मिला, जिसकी कीमत उसने अपनी पहचान दांव पर लगाकर चुकाई थी। लेकिन असली जंग तो रोज सुबह फैक्ट्री के गेट पर शुरू होती थी। मर्दों के उस समंदर में खुद को एक लड़का साबित करना हर पल की ढाल तलवार की लड़ाई थी। लंच टाइम में जब सारे मजदूर बनियान में बेफिक्र बैठकर अपनी रोटियां तोड़ते, तो सूरज हमेशा सबसे दूर पीपल के पेड़ के पीछे पीठ टिकाकर बैठता। अबे ओए धीले, तू हमेशा अकेले में क्यों सड़ता रहता है? एक दिन साथ काम करने वाले राम सिंह ने सूरज के कंधे पर जोरदार हाथ मारा। सूरज की रूह कांप गई। कंधे पर मार इतनी तेज थी कि सीने पर कसकर बांधा गया सूती कपड़ा चुभ गया। उसने तुरंत अपनी घबराहट को दबाया, अपनी गर्दन को थोड़ा अकड़ाया और भारी, कड़क आवाज में बोला, कुछ नहीं राम भाई, बस जरा पुरानी आदत है। अकेले में चैन से 2 रोटी खाई जाती है। अरे, तो हम क्या तेरी रोटी छीन लेंगे बे? आ इधर बैठ, चाय पी। राम सिंह ने हंसकर कहा। मर्दों के बीच बैठना, उनकी कड़क और बिना लाग लपेट की भाषा में हाँ में हाँ मिलाना और गाली गलौज के बीच एक बेफिक्र चेहरे का ढोंग करना सूरज के लिए किसी कांच पर नंगे पैर चलने जैसा था। जब वो लोग अपनी औरतों या गंदे चुटकुलों पर ठहाके लगाते, तो सूरज को अपनी जबान पर ताला लगाना पड़ता था। एक छोटी सी नज़ाकत, एक पल की भी झिझक और उसका राज बेपर्दा हो सकता था। खतरा सिर्फ बातों का नहीं था, हर शारीरिक क्रिया एक इम्तिहान थी। फैक्ट्री का साझा शौचालय गंदा और बदबूदार था। सूरज तब तक शौचालय नहीं जाता था, जब तक कि पूरा टॉयलेट एरिया खाली न हो जाए। वह दरवाज़ा बंद करके हराहट पर कान लगाए रखता कि कोई बाहर खड़ा तो नहीं है। पानी पीने तक में सावधानी रखनी पड़ती थी, ताकि बार बार टॉयलेट जाने की नौबत ही न आए। तीसरे दिन, जब मशीन से पाइप छटकर आ रहे थे, तो एक गर्म लोहे की पत्ती सूरज की कलाई से छिलती हुई निकल गई। जलन इतनी भयानक थी कि रीता की चीख हलक तक आ गई, एक लड़की की पतली, दर्द भरी चीख। आह! सूरज ने तुरंत अपने मुंह पर दूसरी हथेली भींच ली। क्या हुआ बे सूरज? जल गया क्या? पास खड़ा एक मजदूर भागा आया। सूरज ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को जबरदस्ती वापस धकेला, अपनी कलाई को पीछे छुपाया और अपने थूक को भूंजकर कड़क आवाज में बोला, कुछ नहीं भाई, जरा सी खरोंच है। हम मर्दों को ऐसे छोटे मोटे जख्मों से क्या होता है? सूरज ने कसकर अपने दांत पीसे और एक गंदे कपड़े से कलाई को लपेट लिया। कलाई में टीस उठ रही थी,
लेकिन उससे बड़ा डर उस भेद के खुलने का था, जो अगर खुला तो ये भूखी दुनिया उसे एक निवाले की तरह निगल जाती। रोज एक नया दिन आता और रोज अपनी ही आवाज, अपनी चाल, अपनी सांसों को मारना पड़ता। पहचान छुप चुकी थी, पर डर का साया हर सेकंड सूरज की गर्दन पर मडरा रहा था। रात के 11 बज चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश आंधी का रूप ले चुकी थी, जिसकी वजह से फैक्ट्री की बिजली अचानक गुल हो गई। पूरा शेड गहरे काले अंधेरे में डूब गया। बस जनरेटर की हल्की थरथराहट और लोहे की छतों पर गिरती पानी की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। फैक्ट्री का ठेकेदार मदन, जो शराब के नशे में धुत था, हाथ में टॉर्च लिए मजदूरों को गालियां देते हुए चक्कर काट रहा था। वही मदन, जिसकी हवस भरी नजरों से बचने के लिए रीता ने अपना वजूद मिटाकर सूरज का रूप धरा था। सूरज कोने में रखी प्लास्टिक की पाइपों की भारी ढेरी को कसकर बांध रहा था। बारिश के पानी की बौछारें खिड़की से आ रही थीं, जिससे उसकी ढीली शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके जिस्म से चिपकने लगी थी। अचानक टॉर्च की एक तेज रोशनी सीधे सूरज के चेहरे और सीने पर आकर रुकी। ओ ए ढीले, रुक वहीं, मदन की लड़खड़ाती लेकिन कड़क आवाज अंधेरे में गूंजी। सूरज का दिल सीने में इतनी जोर से धड़का कि लगा अभी पसली तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने तुरंत झुककर अपने हाथ में पाइप का एक भारी टुकड़ा उठा लिया और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। मदन शराब की बदबू उड़ाता हुआ बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी सूरज के भीगे कपड़ों पर ऊपर से नीचे तक घुमाई। नशे में धुंधली उसकी आंखों में एक अजीब सा तीखा शक उभर आया। तेरी काया कुछ अलग दिख रही है बे, मदन ने घूरते हुए अपनी भारी आवाज में कहा और आगे बढ़कर सूरज के कंधे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तेरा ढांचा लड़कों जैसा नहीं लगता। और तू बारिश में इतना सिमट क्यों रहा है? मदन का हाथ सूरज की शर्ट के कॉलर तक पहुंच चुका था। अगर वह 1 इंच भी कपड़ा खींचता तो सीने पर बंधा सूती कपड़ा और रीता का सच हमेशा के लिए बेपर्दा हो जाता। रीता के अंदर की लड़की खौफ से कांप उठी, पर सूरज का वजूद जाग गया। उसे समझ आ गया कि अगर आज वह डरा या भागा तो उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों इसी अंधेरे में दफन हो जाएंगी। उसने झटके से मदन का हाथ पीछे धकेला, एक पुरुष की पूरी ताकत के साथ। होश में आओ ठेकेदार साहब। सूरज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी आवाज को जितना हो सके भारी, कड़क और गुस्सैल बनाया। दारू के नशे में किसी भी मजदूर पर हाथ डालोगे क्या? मैं यहाँ काम करने आता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। मदन हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हिला। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये दुबला पतला लड़का इतनी सख्ती से पलटवार करेगा। तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। मदन हकलाया। जबान नहीं लड़ा रहा, अपना हक बता रहा हूँ। सूरज ने टॉर्च की रोशनी को अपने हाथ से हटाते हुए तेज आवाज में कहा, ताकि आसपास के दूसरे मजदूर भी सुन सकें। बिजली कटी है तो सब मजदूर परेशान हैं और आप नशे में आकर मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। चलो चले सुपरवाइजर साहब के पास, सब मजदूरों के सामने बात करते हैं कि आप रात को अकेले में मजदूरों के कपड़े क्यों खींच रहे हो। सूरज की यह हुंकार और उसकी कड़क आवाज सुनकर पास काम कर रहे 2-3 पुराने मजदूर भी टॉर्च लेकर उधर ही बढ़ने लगे। क्या हुआ भाई, क्या बात हो गई? सूरज राम सिंह की आवाज आई। माहौल को अपने खिलाफ बनते देख और मजदूरों का जमावड़ा होते देख मदन का नशा जैसे एक पल में हिरन हो गया। उसे लगा कि अगर बात बढ़ी तो मजदूरों की यूनियन हंगामा कर देगी और मालिक तक बात पहुंच जाएगी। मदन ने खींचकर थूक फेंका और टॉर्च नीचे करते हुए गरियाया, चुप कर साले, ज्यादा नेता मत बन, जा अपना काम कर।
वह बड़बड़ाता हुआ उल्टे कदमों अंधेरे में गायब हो गया। जब मदन की छांव भी दूर चली गई, तब सूरज ने एक ठंडी सांस ली। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, रीढ़ की हड्डी में बर्फ की सी ठंडक बह रही थी। उसने पीपल के पेड़ की ओट में जाकर अंधेरे में चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछा। उसने आज मौत को बहुत करीब से देखा था, वो भेड़िए की तरह नोच खाता। बाल बाल बची थी, पर साथ ही उसने ये भी सीख लिया था कि डर के आगे घुटने टेकने के बजाय अगर समझदारी और कड़े तेवर से वार किया जाए तो सबसे बड़ा खतरा भी टल सकता है। महीनों बीत गए। सूरज अब फैक्ट्री के सबसे मेहनती मजदूरों में गिना जाने लगा था, पर नियति को कोई और ही परीक्षा लेनी थी। एक दोपहर, जब भारी लोहे के गाड़ा उतारे जा रहे थे, अचानक एक अनियंत्रित क्रेन की भारी चेन सूरज की तरफ तेजी से झूली। हादसा इतना अचानक था कि भागने का मौका नहीं मिला। खुद को बचाते बचाते सूरज पास के लोहे के ढेरों पर जा गिरा। कलाई पर गहरा घाव लगा और सिर दीवार से जा टकराया। दर्द के भयानक झटके से सूरज की चेतना खोने लगी और वह बेहोश हो गया। राम सिंह, जो पास ही काम कर रहा था, घबराकर दौड़ा आया। सूरज, सूरज उठ भाई! चिल्लाते हुए उसने सूरज को बाहों में उठाया और तुरंत फैक्ट्री के स्टोर रूम के पीछे ले गया ताकि प्राथमिक उपचार कर सके। खून रोकने के लिए जैसे ही राम सिंह ने सूरज की ढीली शर्ट के बटन खोले और सीने पर बंदी पट्टी को देखा, उसके हाथ हवा में ही थम गए। उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस दुबले पतले लड़के को वो महीनों से छोटा भाई मानकर काम सिखा रहा था, वह लड़का नहीं, एक लड़की थी। राम सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरे पर हैरानी, भ्रम और गुस्से का गुबार आ गया। यह क्या धोखा है? ये लड़की यहाँ वेश बदलकर सबको उल्लू बना रही है। वह बड़बड़ाया और गुस्से में दफ्तर की तरफ कदम बढ़ाने लगा ताकि सुपरवाइजर और बाकी मजदूरों को बुलाकर इस धोखेबाज का पर्दाफाश कर सके। तभी सूरज को होश आ गया। अपनी शर्ट के खुले बटन और राम सिंह के तने हुए चेहरे को देखकर उसे समझते देर न लगी कि तबाही आ चुकी है। सूरज यानी रीता बिस्तर से गिरते पड़ते उठी और राम सिंह के पैरों में गिर पड़ी। राम भाई, रुक जाओ, ईश्वर के लिए किसी को मत बताना। मुझे मार डालना पर किसी को मत बुलाना। रीता की आवाज में महीनों से दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। उसकी पतली, असली आवाज और आंखों से बहते आंसू देखकर राम सिंह के कदम ठिठक गए। तू कौन है और यह क्या घिनौना नाटक रचा है तूने? राम सिंह ने कड़क कर पूछा। रीता ने हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी पूरी दास्तान कह सुनाई। माँ बाप का अचानक चला जाना, 2 दिनों तक चूल्हा न जलना, काम की तलाश में भटकना और हर मोड़ पर हवस भरी नजरें मिलना। राम भाई, अगर मैं लड़का न बनती तो या तो भूख से मर जाती या बाजार में बिक जाती। मेरे पास अपनी इज्जत और पेट बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बस ईमानदारी की 2 रोटी खाई है। रीता का गाल आंसुओं से भीग चुका था। रीता की आपबीती सुनकर राम सिंह का पत्थर जैसा दिल पिघल गया। उसकी अपनी एक छोटी बहन थी। उसने सोचा कि अगर उसकी बहन ऐसी बेबसी में होती तो वह क्या करता। उसका गुस्सा एक पल में पछतावे और सम्मान में बदल गया। राम सिंह ने तुरंत अपनी कमीज की आस्तीन से रीता के आंसू पोंछे और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, उठ बहन, उठ, आज से तू अकेली नहीं है। धिक्कार है इस समाज पर जो एक बेटी को अपनी पहचान छुपाकर रोटी कमाने पर मजबूर करता है। उस दिन के बाद कहानी का रुख ही बदल गया। राम सिंह ने सूरज के राज को सीने में ऐसा दफन किया कि किसी को कानों कान खबर न हुई। अब फैक्ट्री में एक नया दौर शुरू हुआ। राम सिंह सूरज का सबसे बड़ा ढाल बन गया।
भारी भरकम बोरे उठाने हो या लोहे की गाड़ा खिसकानी हो, राम सिंह खुद आगे बढ़कर सारा कड़ा काम अपने जिम्मे ले लेता। अबे सूरज, तू जा जरा रजिस्टर संभाल, ये भारी काम मेरे लायक है। राम सिंह दूसरों के सामने हंसकर कहता। दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरी फैक्ट्री में दी जाने लगी। जहां कल तक रीता अकेले डर डर कर हर पल जी रही थी, अब उसके पास एक सच्चे भाई का साया था। इस अनपेक्षित सहयोग ने रीता के हौसले को दोगुनी ताकत दे दी। राम सिंह के साथ और संरक्षण में सूरज ने न केवल फैक्ट्री में 2 साल ईमानदारी से काम किया, बल्कि अपनी मेहनत के पैसों से रात में नाइट स्कूल जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई भी पूरी की। जब सूरज ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा सिलाई और बुनाई का काम शुरू करने लायक पैसे जोड़ लिए, तो वह दिन भी आया जब उसने फैक्ट्री को अलविदा कहा। अंतिम दिन राम सिंह की मौजूदगी में सूरज ने फैक्ट्री के सभी मजदूरों और सुपरवाइजर को इकट्ठा किया। सब हैरान थे कि उनका सबसे शांत और मेहनती साथी क्या कहने वाला है। सूरज ने अपने सिर से टोपी हटाई। उसके कटे हुए बाल अब थोड़े लंबे हो चुके थे। उसने कड़क आवाज छोड़कर अपनी असली, सहज आवाज में बोलना शुरू किया, मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आपने 2 सालों तक सूरज को सहारा दिया। लेकिन आज मैं अपना असली नाम आपको बताना चाहती हूँ। मैं सूरज नहीं, रीता हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुपरवाइजर की टोपी हाथ से छूट गई, मजदूरों के मुंह खुले के खुले रह गए। रीता ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें उठाईं, उसकी आंखों में अब डर या बेबसी का नामोनिशान नहीं था। एक औरत को जब ये समाज जीने नहीं देता, तो वह मर्द का मुखौटा पहन लेती है। लेकिन आज मैं यह वेश उतार रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से खुद को इस काबिल बना लिया है कि अब मैं अपनी असली पहचान के साथ सिर उठाकर जी सकती हूँ। राम सिंह ने सबसे पहले ताली बजाई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। जो मजदूर कल तक उसे सिर्फ एक लड़का समझते थे, आज एक औरत के इस अदम्य साहस और संघर्ष के आगे नतमस्तक थे। रीता ने उस शहर को साबित कर दिया था कि हालात भले ही औरत को झुकाने की कोशिश करें, पर उसका स्वाभिमान कभी हार नहीं मानता। समय का पहिया कितनी तेजी से घूमता है। जो रीता कभी 2 वक्त की रोटी और अपनी अस्मत बचाने के लिए मर्द का वेश धारण कर फैक्ट्री में 50 किलो के बोरे धोया करती थी, आज वही रीता एक अंतर्राष्ट्रीय गारमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी की मालिक है। उसके इस विशाल टेक्सटाइल साम्राज्य के मुख्य कार्यालय में लगे एक बड़े कांच के फ्रेम में आज भी वो पुरानी जंग लगी कैंची, एक काली टोपी और पापा की वो ढीली शर्ट टंगी हुई है। ये फ्रेम रीता को हर दिन याद दिलाता है कि उसकी नींव कितनी मजबूत और संघर्षों से भरी रही है। और इस पूरे सफर में जो शख्स सबसे मजबूती से उसके साथ खड़ा रहा, वह थे उसके धर्म भाई राम सिंह। जब रीता ने अपनी छोटी सी सिलाई यूनिट खोली थी, तब राम सिंह ने अपनी फैक्ट्री की सालों पुरानी पक्की नौकरी छोड़कर रीता का साथ देने का फैसला किया। लोग कहते थे कि राम सिंह बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन राम सिंह जानते थे कि इस लड़की के इरादे लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हैं। शुरुआत में जब पैसों की तंगी थी, तब राम सिंह दिन रात रीता के साथ थान के थान कपड़े धोते, पैकेजिंग करते और नए खरीदारों से मिलने का काम संभालते। रीता का दूरदर्शी दिमाग और कपड़ों की गहरी समझ, साथ ही राम सिंह का अटूट विश्वास और वफादारी दोनों की ये जोड़ी एक मिसाल बन गई। रीता ने धीरे धीरे स्थानीय बाजारों से निकलकर राष्ट्रीय और फिर विदेशी खरीदारों तक अपनी पहुंच बनाई। उसने अपनी कंपनी में खास तौर पर उन बेबस और ज़रूरतमंद औरतों को रोजगार देने की नीति बनाई जो कभी रीता की तरह हालातों से लाचार थीं। आज जब रीता अपने आलीशान केबिन में बैठकर दुनिया भर के क्लाइंट से अंग्रेजी में डील साइन करती है,
तो पास ही कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस की कुर्सी पर बैठे राम सिंह के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान होती है। मैडम, यूरोप के क्लाइंट का नया शिपमेंट अप्रूव हो गया है। राम सिंह मुस्कुराते हुए फाइलों का पुलिंदा टेबल पर रखते हैं। रीता अपनी कुर्सी से उठती है, फाइल साइन करती है और राम सिंह की तरफ देखकर हंसते हुए अपनी पुरानी, भारी आवाज की नकल करती है। अरे राम भाई, मैडम क्यों कहते हो? कहो तो फिर से वो ढीली शर्ट पहन लूं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रीता की यह कहानी साबित करती है कि जब इंसान के अंदर आत्मसम्मान और जिज्ञासा हो, तो जिंदगी का कोई भी तूफान उसके कदम नहीं रोक सकता। जो शहर कभी एक अकेली लड़की को निगलने पर आमादा था, आज वही शहर रीता की कामयाबी की मिसाल देता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।